हम हिस्ट्री से शुरू करेंगे। हिस्ट्री के बहुत बेसिक पार्ट्स है कि व्हाट इज़ हिस्ट्री, और हिस्ट्री में कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं जो हमें समझने ज़रूरी हैं बिफोर वी स्टार्ट टू रीड हिस्ट्री। ठीक है, उन बेसिक टर्म्स को हम समझेंगे। ठीक है, तो एक बहुत बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग हम हिस्ट्री की आज डेवलप करेंगे कि व्हाट इज़ हिस्ट्री एंड व्हाई शुड वी रीड हिस्ट्री। ठीक है, हमें बेसिकली वो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है ताकि हमारा इंटरेस्ट थोड़ा सा हिस्ट्री में आए कि हिस्ट्री में पढ़नी क्यों है। सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, अगर हम उसका रीज़न ही नहीं पता है कि हम उसे पढ़ क्यों रहे हैं, तो हमारा इंटरेस्ट वैसे ही आधा हो जाता है। तो कुछ बेसिक्स जानेंगे कि हिस्ट्री में पढ़ना ज़रूरी क्यों है। ठीक है, तो वहाँ से हम शुरू करेंगे। तो थोड़ा सा बेंच के इस साइड हो जाएंगे तो आपको और अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, हिस्ट्री को मैंने दो अलग अलग कलर्स में लिखा है यहाँ पर। ठीक है, वन इज हाई एंड अनदर इज स्टोरी। देयर आर वेरियस स्टोरीज इन द हिस्ट्री जो हमें पढ़नी होती है। हिस्ट्री के बारे में आप क्या समझते हैं कि हिस्ट्री है क्या चीज़, क्या पढ़ना होता है हमें हिस्ट्री में? मैं सबसे पूछूंगा एक एक करके। ठीक है, आपके हिसाब से हिस्ट्री में क्या पढ़ना है हमें? पास्ट, आप? स्टोरीज? ओके, स्टोरीज। ओके, आप? पास्ट। Okay. About the events that Happened in the past. Okay. Events. ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना इन लाइफ, जब हम सोशल साइंसेज पढ़ रहे हैं, ठीक है, हिस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ सोशल साइंस। ठीक है, सोशल साइंस क्या है? द साइंस ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो सोसाइटी के बारे में आपका कोई भी विचार गलत नहीं हो सकता। एनीथिंग यू से अबाउट द सोसाइटी इज नॉट रॉन्ग, वो कहीं ना कहीं तो सही होगा ही। तो हिस्ट्री के बारे में जो बोला उसमें से कोई भी गलत नहीं है। एवरीवन इज राइट, एवरीवन इज करेक्ट। सोशल साइंसेस का सबसे बड़ा फायदा यही है, इसमें गलत कुछ नहीं होता। बस आपको अपना पर्सपेक्टिव प्रूफ करना आना चाहिए। ठीक है, हिस्ट्री में या सोशल साइंसेज में और बेसिक साइंस जो होती है हमारी फिजिकल साइंसेज जिसे हम कहते हैं, उनमें एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस होता है। फिजिकल साइंसेज में जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वहां लैब में होते हैं। फिजिकल साइंसेज में जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो लैब में होते हैं। सोशल साइंस में जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो सोसाइटी के अंदर होते हैं, उसमें ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो एक सेट बैकग्राउंड के तहत होते हैं, उनका जो एनवायरनमेंट है वो एडजस्ट किया जाता है कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंग। लेकिन जब हम सोशल साइंसेज पढ़ते हैं वो रियल कंडीशंस में पढ़ते हैं, जो एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट है उसमें पढ़ते हैं। तो एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट में अगर मैं पढ़ रहा हूं तो मेरा पर्सपेक्टिव उसमें ऐड हो जाएगा, मैं उसको न्यूट्रली नहीं देख सकता। अगर मैं किसी चीज की स्टडी करूंगा तो मैं न्यूट्रल नहीं रहूंगा, मैं अपना पर्सपेक्टिव उसमें ऐड करूंगा। तो इसीलिए जब सोशल साइंस की डेफिनेशन अगर कोई देगा तो वो अपने पर्सपेक्टिव से देगा, और इसीलिए कोई एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन किसी भी सब्जेक्ट की नहीं देखने को मिलती। हर कोई आएगा और अपनी एक नई डेफिनेशन देके जाएगा। तो इसीलिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि हिस्ट्री में हमें पढ़ना क्या है, दैट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ना है उन चीजों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं। स्टोरीज अबाउट डेट्स। सबसे पहला डर कि हमें बहुत सारी डेट्स याद रखनी पड़ेंगी। पहला डर होता है हिस्ट्री को लेके कि कब अलेक्जेंडर आया था, ठीक है, कब अशोका ने कलिंगा के ऊपर वॉर किया था, युद्ध छेड़ा था,
या फिर हाँ, टाइमलाइन में वो टाइमलाइन, ठीक है ना। टाइमलाइन एक सबसे बड़ा डर है, लेकिन हिस्ट्री इज नॉट अबाउट टाइमलाइंस। हिस्ट्री इसके बारे में है ही नहीं। हिस्ट्री में हमें चेंजेस पढ़ने। हिस्ट्री इज ऑल अबाउट चेंजेस दैट हैपेंड इन द पास्ट। जो चेंजेस है वो चेंजेस अलग अलग हो सकते हैं। टाइम भी चेंज हो रहा है तो चेंज ऑफ टाइम भी पढ़ेंगे। सोसाइटी चेंज हो रही है, चेंज ऑफ सोसाइटी भी पढ़ेंगे। रिलीजन चेंज हो रहा है, चेंज ऑफ रिलीजन भी पढ़ेंगे। कोई भी चेंजेस पास्ट में आए हैं, वो चेंज क्यों आ रहे हैं, वो चेंज कैसे आ रहे हैं, और उनके इफेक्ट उस टाइम की सोसाइटी पे क्या हो रहे हैं। दिस इज व्हाट इज हिस्ट्री। ये हिस्ट्री में हमें पढ़ना होता है। जो चेंजेस है वो चेंजेस को ही जनरली डेट्स के साथ हम कोइंसाइड कर देते हैं कि इस डेट को ये हुआ है, अगली डेट को ये हुआ है, चेंज हो गया। लेकिन हिस्ट्री में सिर्फ डेट्स ही सब कुछ नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें इन्वॉल्व होती हैं। जैसे कुछ चीजें हम देखेंगे। रूलर्स, पहली चीज है रूलर्स। कभी भी हिस्ट्री देखते हैं तो हम हमेशा राजाओं के माध्यम से उसे पढ़ते हैं। रूलर्स के हिसाब से हम उन्हें पढ़ते हैं कि उस टाइम पे ये राजा था, उसके थोड़े दिन के बाद ये आ गया, फिर ये आ गया। एक्चुअल में हम इनके बारे में पढ़ते क्यों हैं, ये सोचा कभी? क्यों हम राजाओं के बारे में पढ़ते हैं? इन्हीं के द्वारा बदलाव आए गए, इन्हीं के द्वारा बदलाव लाए गए, और इन्हीं की वजह से कोई इवेंट से इन्हीं की वजह से इवेंट्स घटित हुए, और ये कैसे हमारी प्रेजेंट लाइफ में इफेक्ट करेंगे। हाँ, वो हिस्ट्री का एक एक्सपेक्ट है। हिस्ट्री को हम प्रेजेंट से जोड़ के पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बारे में भी आऊंगा। और रूलर्स के बारे में हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उन्होंने कई सारी जगह चेंज भी किया, चेंज लेके आए हैं, और डेवलपमेंट लेके आए हैं। और क्योंकि इन्होंने अपनी डेली लाइफ को एक ये रखा होता है। एग्जैक्टली, वन ऑफ द मेन रीजन इज कि जितने भी लिटरेचर्स हमें मिलते हैं पास्ट टाइम के, उनमें सोसाइटी के बारे में कम, रूलर्स के बारे में ज्यादा लिखा है। हमारा जो पास्ट जितने भी लिटरेचर उठाएंगे तो जो लिखा होगा हम वही पढ़ेंगे। उस टाइम पे लिखा ही राजाओं के बारे में गया है तो हम बाकी चीजें कम जान पाते हैं और इनके बारे में ज्यादा जान पाते हैं, इसलिए हमारा ज्यादा फोकस रूलर्स पे हो जाता है। तो इसीलिए चेंज जो रूलर्स हो रहे हैं, हमारा ज्यादा ध्यान हिस्ट्री में उनके ऊपर जाता है। लेकिन हिस्ट्री सिर्फ रूलर्स के बारे में नहीं है। हिस्ट्री में और भी बहुत सारी चीजें। हिस्ट्री में सोसाइटी में क्या चेंज आ रहा है वो भी हमें पढ़ना है। किसी रूलर जो है उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, उसका कुछ बिहेवियर होगा, उनके आधार पे सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। वो चेंजेस हमें हर रूलर के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है कि कोई रूलर है तो क्या चेंजेस वो सोसाइटी में लेके आए, तो वो चीजें हम पढ़ेंगे साथ के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद वॉर्स पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बारे में भी ज्यादातर लिखा गया और चेंजेस जनरली वॉर्स के द्वारा आए। कोई भी रूलर चेंज हो रहा है वॉर्स के द्वारा हो रहा है। हिस्ट्री को हम 2-3 चीजों के साथ ही जोड़ के देखते हैं। डेट्स पढ़ेंगे, रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे, वॉर्स के बारे में पढ़ेंगे। जनरली ये 2-3 चीजें होती हैं। जनरली ये 2-3 चीजें होती हैं जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। और क्या पढ़ते हैं हम हिस्ट्री में? किनके? रूलर्स के डिसीजंस, ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे। ये भी हम पढ़ते हैं। चेंज इन रिलीजन, बुद्धिज्म का जन्म हुआ, जैनिज्म आया, इस्लाम का जन्म हुआ, क्रिश्चियनिटी आई। ये सारी चीजें कैसे वैदिक सोसाइटी से हम डेवलप होके आज तक पहुंचे, वो सारी चीजें हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये पढ़ते क्यों हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। आज की जो सिचुएशंस हैं, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान की ले लो, चाहे वो इजराइल पैलेस्टाइन की ले लो, चाहे वो रशिया यूक्रेन की ले लो, किसी भी देश के बीच में कोई झगड़े आज के टाइम पे हो रहे हैं, उनका रिलेशन कहीं ना कहीं पास्ट में देखने को मिलता है।
तो बिना पास्ट को समझे हम आज के उन रिलेशंस को समझ ही नहीं सकते, और जब तक प्रॉब्लम का पता नहीं है तब तक सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। अगर हमें प्रॉब्लम ही नहीं पता है तो सॉल्यूशन निकाल ही नहीं सकते। डॉक्टर के पास जाओगे तो सबसे पहले क्या कराएगा? टेस्ट कराएगा। टेस्ट क्यों कराता है? ताकि वो देख सके क्या प्रॉब्लम चलते हैं, ताकि प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया जा सके कि प्रॉब्लम क्या है, रूट कॉज क्या है, और डायरेक्ट उस रूट कॉज पे हिट करके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सके। तो जब तक हमें पास्ट ना पता हो, जब तक हमें पास्ट हुए कुछ इवेंट्स ना पता हो जिनका रिजल्ट आज है, तब तक हम आज के सॉल्यूशन ढूंढ ही नहीं सकते। आज के हमें सॉल्यूशंस ढूंढने हैं तो हमें पास्ट में जाना पड़ेगा। हिस्ट्री को हम अकेली हिस्ट्री में नहीं पढ़ेंगे, हिस्ट्री का सहारा लेकर के हम बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। एक एग्जांपल देता हूं। आज के टाइम पे सबसे बड़ी जो लड़ाई चल रही है पूरे वर्ल्ड में, वो लड़ाई चल रही है एनवायरनमेंट को बचाने की। आज के टाइम सबसे बड़ी लड़ाई कौन सी है? एनवायरनमेंट को बचाने की। हर जगह जहां जाओ वहां बात होती है कि हमें एनवायरनमेंट को बचाना है। इस एनवायरनमेंट को बचाने के कई तरीके हैं, लेकिन इस एनवायरनमेंट को बचाने के लिए भी कई देश आपस में लड़ रहे हैं। उनमें से देश कौन से हैं? एक जो डेवलप्ड है और एक जो डेवलपिंग है। एक जो डेवलप्ड है और दूसरे डेवलपिंग है, ये आपस में लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? डेवलप्ड वाले बोल रहे हैं कि एनवायरनमेंट को बचाने की जिम्मेदारी सबकी बराबर की है, कोई गलत तो नहीं है। एनवायरनमेंट को बचाने की जिम्मेदारी सबकी बराबर की है, डेवलप्ड कंट्रीज ये बोल रहे हैं। लेकिन वहीं डेवलपिंग भी जो बोल रहे हैं वो गलत नहीं बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं ठीक है सबकी बराबर की है, लेकिन जिसने जितना ज्यादा नुकसान किया है पहले उसकी तो भरपाई करो। ये लोग बोलते हैं आप डेवलप्ड हो गए क्योंकि आपने पहले से ही सभी रिसोर्सेज का यूज कर लिया, आप सभी रिसोर्सेज को खराब कर चुके हैं, एनवायरनमेंट को सबसे ज्यादा नुकसान आपने पहुंचाया है, तो ज्यादा जिम्मेदारी किसकी बनी? ये हम कब समझेंगे? जब हमने पास्ट को देखा होगा। तो सिर्फ प्रेजेंट से सॉल्यूशन निकालना वो गलत हो जाएगा। अगर हम आज सबको बराबर की जिम्मेदारी दे दें तो जो डेवलप्ड हो डेवलप्ड रह जाएंगे, जो डेवलपिंग है वो डेवलप हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि डेवलप होने के लिए रिसोर्सेज चाहिए। रिसोर्सेज नहीं यूटिलाइज कर पाएंगे अगर हम एनवायरनमेंट को बचाने निकले। तो दोनों जिम्मेदारियों को साथ लेके चलना है। और उसका सॉल्यूशन कब निकलेगा? जब हम पास्ट को अच्छे से स्टडी करेंगे कि किसकी जिम्मेदारी पहले बनेगी, उसके बाद हमारी जिम्मेदारी बनेगी। ठीक है, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग यहां भी हैं, उनके लिए भी हमें बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए। कहां से आएंगे? एनवायरनमेंट से आएंगे। तो वो एनवायरनमेंट लिमिटेड है, लिमिटेड रिसोर्सेज दे सकता है। तो अब बारी किसकी है? जिसको नहीं मिला अब उसे मिलना चाहिए। पता कैसे चले किसको नहीं मिला? स्टडी ऑफ पास्ट। ठीक है, ये एक एग्जांपल है। आज के सॉल्यूशन हम कैसे पास्ट में ढूंढ सकते हैं, ये मैंने एक एग्जांपल दिया। ठीक है, इस तरीके से हर जगह पे आप देखो, इंडिया पाकिस्तान का लड़ाई कब शुरू हुई? ड्यूरिंग वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल। थोड़ी आइडियोलॉजीज चेंज हुई। उस आइडियोलॉजी में कहीं ना कहीं हाथ ब्रिटिशर्स का भी रहा। क्या हाथ रहा? फूट डालो राज करो। उन्होंने क्या किया? दोनों को अलग करने का काम किया। उन्होंने दोनों के पास्ट को अलग अलग बताया। पास्ट का यूज अच्छे के लिए भी किया जा सकता है, बुरे के लिए भी किया जा सकता है। उन्होंने दोनों को अलग करने के लिए पास्ट का यूज किया। तो क्या हम उस पास्ट का यूज एक करने के लिए नहीं कर सकते? ठीक है, जो उस टाइम पर ब्रिटिशर्स आए, थोड़े थोड़े एग्जांपल लूंगा। ब्रिटिशर्स जब आए तो उन्होंने इंडिया को या इंडियंस को बार्बरिक बोला कि ये तो बहुत ही क्रूर है, यहां के लोग अनपढ़ हैं। क्यों बोला? क्यों बोला? रीजन क्या था? और कई सारे लोगों ने माना भी, इंडियंस ने भी माना। क्यों माना?
लिटरेसी रेट से नहीं। उस टाइम पे जो साइंटिफिक डेवलपमेंट था वो वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा हो गया था, उनकी लिटरेचर्स डेवलप हो गई थी, तो जो इंडियंस भी बाहर पढ़ के आए वो भी उनको सुप्रीम मानने लग गए, इंडियंस को ना मान के, क्योंकि इंडिया में लिटरेचर का उतना डेवलपमेंट हुआ ही नहीं जितना वहां हो गया था। और जो भी लिटरेचर लिख रहे थे वो वेस्टर्न थे, तो वो वेस्टर्न को ही सुप्रीम बनाते हुए अपनी लिटरेचर को लिखेंगे। अपनी कहानी में हर कोई अपने आप को हीरो बताएगा, तो वेस्टर्न्स ने जब लिटरेचर लिखी तो उन्होंने अपने आप को हीरो बताया, और वही हमें पढ़नी पड़ी। तो हमारे हिसाब से भी हीरो कौन होगा? जिन्होंने वो लिटरेचर लिखी थी। फिर उसके बाद रैशनलिस्ट आए, रिफॉर्मिस्ट आए, जिन्होंने बताया नहीं यहां पे भी अच्छी चीजें हैं, आप थोड़ा पास्ट में जाओ, एंशिएंट को पढ़ो, वैदिक लिटरेचर को पढ़ो, और देखो कि कितनी अच्छी चीजें हमने लिखी हैं। तुमने तो अब ये चीजें पता लगाई हैं, हम हजारों सालों पहले ये करके बैठे हैं। हमने रिवाइव किया अपने पास्ट को, हमने फिर पास्ट का सहारा लिया। तो पास्ट का सहारा दोनों चीजों के लिए लिया जा सकता है। हिस्ट्री हर जगह यूज आएगी, चाहे आप एनवायरमेंट पढ़ो, चाहे आप पॉलिटी पढ़ो, चाहे इकोनॉमिक्स पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, हिस्ट्री हर जगह यूज आएगी। तो हिस्ट्री में पढ़ेंगे क्या? स्टडी ऑफ चेंजेस, जो चेंज हुए हैं, धीरे धीरे जो चेंज आए हैं। जब भी हम एक एरा से दूसरे एरा में जाएंगे तो कुछ चीजें हमें देखनी है कि वो चेंजेस क्या क्या हैं। यहां से हम यहां पहुंचे, चेंज आया क्यों है, हर चीज के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे हम कि कोई भी चेंज आ रहा है तो क्यों आ रहा है। जब तक उसका रीजन नहीं पता है तब तक हमें वो चीज अपीलिंग लग ही नहीं सकती। अगर हमें रीजन पता होंगे हर चीज के तो हिस्ट्री हमारे लिए बिल्कुल केक वॉक हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी। तो रीजंस को पढ़ते हुए हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे, उन चेंजेस को जानेंगे, उन चेंजेस के पीछे कॉजेस को जानेंगे। ये हमारा हिस्ट्री पढ़ने का तरीका रहेगा, ठीक है। तो हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा एक बेसिक नॉलेज ले लेते हैं कि हिस्ट्री है क्या चीज। तो हिस्ट्री जो वर्ड आया है वो ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है, और ग्रीक वर्ड था हिस्टोरिया। ग्रीक वर्ड क्या था? हिस्टोरिया। हिस्टोरिया का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन, टू इंक्वायर, किसी चीज के बारे में जानना, उसका मतलब होता है हिस्टोरिया। तो हिस्टोरिया वाज ए ग्रीक वर्ड, ये लिखना आपको। हिस्ट्री एज अ वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम a Greek letter या Greek word, लिख लो। History is derived from Greek word. History is derived from Greek word historia, historia, which means information or to inquire, to inquire. ठीक है, तो किसी चीज के बारे में जानना, किसी चीज के बारे में तलाश करना, ये हिस्टोरिया का एक्चुअल मीनिंग है, जो हम लिटरल मीनिंग जिसे हम कहते हैं। ये ग्रीक वर्ड से लिया गया। हिस्ट्री को अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है, ठीक है। जनरल सेंस में हिस्ट्री को बोला जाता है नॉलेज डीलिंग विद पास्ट इवेंट्स। तो हिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट डील्स विद द पास्ट इवेंट्स। वहीं एनसीईआरटी इसकी कुछ और डेफिनेशन देती है। एनसीईआरटी क्या डेफिनेशन देगी? एनसीईआरटी ने लिखा हिस्ट्री इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पास्ट हैपनिंग्स। हिस्ट्री इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पास्ट हैपनिंग्स। जो भी पास्ट में हुई है उनकी साइंटिफिक स्टडी को हम हिस्ट्री कहते हैं, और वो पास्ट हैपनिंग्स इन ऑल देयर एस्पेक्ट्स, हर एस्पेक्ट में, इन द लाइफ ऑफ ए सोशल ग्रुप। एक सोशल ग्रुप की लाइफ में किसी भी एस्पेक्ट को उठाओ, उसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट,
उसका रिलीजियस एस्पेक्ट, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट, उसका सोसाइटल एस्पेक्ट, हर एस्पेक्ट की साइंटिफिक स्टडी ऑफ ए सोशल ग्रुप, उसको हम हिस्ट्री कहेंगे इन द लाइट ऑफ प्रेजेंट हैपनिंग्स। और इसको हमें पढ़ना है आज से कंपेयर करके, इसको हमें पढ़ना है आज से कंपेयर करके, ये हिस्ट्री है। तो ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन भी आपको लिखनी है, तो ये लिख लीजिए, हिस्ट्री इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ, हिस्ट्री इज द, नहीं लिखना, लिख लिया, हिस्ट्री इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पास्ट हैपनिंग्स in all their aspects, comma, in the life of a social group, in the life of a social group, in the light of present happenings, in the light of present happenings. लिख लिया सबने? किसी को कोई डाउट हो इस डेफिनेशन में? कोई डाउट नहीं है? क्लियर है? आगे चलें? ठीक है। ये हम हिस्ट्री को जब पढ़ते हुए हैं तो कॉमन जो मैंने अभी बताया है वो ये है। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इज द एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ ह्यूमन पास्ट दैट इनेबल्स अस to study continuity and changes that are taking place over time. So basically history is the study of change, study of change, जो भी बदलाव आए हैं वो हमें पढ़ना है। इस चेंज को हम एक टाइमलाइन में नोट करते हैं, जो भी चेंज होंगे उसे हम टाइमलाइन के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे, क्योंकि पास्ट में एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जब उसे स्टडी किया जाए तो हम उसको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ सकेंगे। तो वो क्रोनोलॉजी बनाने के लिए हमें एक टाइमलाइन चाहिए, वो क्रोनोलॉजी बनाने के लिए हमें टाइमलाइन चाहिए। वो टाइमलाइन को जब हम पढ़ेंगे तो हमारे सामने कुछ वर्ड्स आएंगे, उन वर्ड्स का मीनिंग हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो टाइमलाइन क्या है? इस टाइमलाइन पे जब हम पढ़ेंगे तो अभी तक आपने हिस्ट्री में कुछ वर्ड सुने होंगे, बीसी, एडी, बीसीई, सीई, इनके मीनिंग क्या है ये हमें समझना है, क्योंकि जब भी आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको ये वर्ड्स कॉमनली दिखाई देंगे। 2000 बीसीई, ठीक है, या फिर लिख देंगे 52 एडी, 72 एडी, क्या मतलब क्या होता है इनका। तो हमें एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग इस टाइमलाइन की आज डेवलप करनी है। ठीक है, तो टाइमलाइन को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं, जैसा मैंने बोला, लिटरेचर के ऊपर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस था, और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस होने के नाते क्राइस्ट को इंपॉर्टेंट मान लिया उन्होंने, जीसस क्राइस्ट, और उसी जीसस क्राइस्ट के जन्म से हमने टाइमलाइन को शुरू किया। किसके जन्म से शुरू किया? जीसस क्राइस्ट के। तो इसीलिए क्राइस्ट से जन्म से पहले की जो हिस्ट्री है वो हम बिफोर क्राइस्ट में जाएंगे, और उससे आगे की जो हिस्ट्री है उसे हम एडी में लेके जाएंगे, एनो डोमिनी में, यानी इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, भगवान के प्रेजेंट में, उसके सालों में, यानी जब भगवान प्रेजेंट हो गए हैं उसके बाद का। ठीक है, एनो डोमिनी का मीनिंग होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, भगवान के साल में, इन द प्रेजेंट टाइम। ठीक है, तो जब भगवान जन्म ले लिए, कौन भगवान? जीसस क्राइस्ट, क्योंकि यूरोपियन लिटरेचर का इन्फ्लुएंस है, क्रिश्चियनिटी का इन्फ्लुएंस है।
तो इसीलिए हम वहां से हमने टाइमलाइन को भी सेट किया हुआ, क्योंकि हिस्ट्री उन्होंने पहले पढ़ ली। हमारे यहां भी हिस्टोरियन थे, लेकिन हिस्ट्री के ऊपर इंफ्लुएंस वेस्टर्न का दिखाई देगा, तो हमें थोड़ा सा वो टच हमारी हिस्ट्री में भी दिखाई देगा। हमारी टाइमलाइन भी उसी के आधार पर बनी होगी। तो इसीलिए हम भी इसी को फॉलो करते हैं, पूरे इंटरनेशनली इसको फॉलो किया जाता है। इसको थोड़ा सा सेक्युलर बनाने के लिए, सेक्युलर क्या होता है? सेक्युलर क्या होता है? जिसमें किसी कंट्री में सारे धर्मों को, सारे धर्मों को नहीं, ये गलत है। सारे धर्मों को इक्वली माना जाए, ठीक है। और बताओ बताओ, अरे थोड़ा बहुत तो बताओ। सेक्युलर कोई बड़ा वर्ड नहीं है, तो 10th तक हम कई बार पढ़ चुके हैं। जेंडर, रिलीजन और कास्ट को लेकर कोई डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर और कास्ट इसमें नहीं आएगा। रिलीजन को लेकर कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। और किसी एक धर्म को दूसरे से बड़ा नहीं मानना। इक्वालिटी अमंग रिलीजन, वो भी एक बता दिया ऑलरेडी। सुपीरियर नहीं दिखा। हाँ, वही इक्वालिटी है, सुपीरियरिटी नहीं रहेगी। और बताओ, कुछ और बताओ। To follow and practice any religion. टू फॉलो एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन, फ्रीडम टू फॉलो एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन, ये अगर सिटीजन्स को मिले तो उसकी फ्रीडम है, वो रिलीजियस फ्रीडम है। उसका सेक्युलरिज्म से क्या लेना देना है? सेक्युलर कैसे होगा, बताओ, थोड़ा आइडिया तो दो। हमने अभी बोला कि बीसी और एडी ये दोनों कहीं ना कहीं रिलीजन से जुड़े हुए हैं। ये क्रिश्चियनिटी से जुड़े हुए, ईसाई धर्म से जुड़े हुए हैं। लेकिन कई देशों को इससे दिक्कत हो रही थी कि हम इसी को क्यों माने। तो रिलीजन न्यूट्रल बनाने के लिए, रिलीजन को इस टाइमलाइन से अलग करने के लिए हमने नए टर्म्स लेके आए। तो सेक्युलर इज रिलीजन न्यूट्रल, सेपरेशन फ्रॉम रिलीजन। सेक्युलर का मीनिंग होता है सेपरेशन फ्रॉम रिलीजन, रिलीजन से किसी चीज को अलग कर दे या रिलीजन को न्यूट्रल बना दें कि रिलीजन का उस चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो, रिलीजन का कोई भी इफेक्ट उस चीज पे नहीं आ रहा हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? सेक्युलर। सेपरेशन फ्रॉम रिलीजन, वेस्टर्न फिलॉसफी में सेक्युलर का मीनिंग होता है सेपरेशन फ्रॉम रिलीजन। इंडियन उसमें सेक्युलर का मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम पॉलिटी में पढ़ेंगे अच्छे से। लेकिन अभी के लिए मानो सेक्युलर क्या है? सेपरेशन फ्रॉम रिलीजन, या फिर रिलीजियस न्यूट्रल जिसे हम कहेंगे, वो सेक्युलर है। तो ये तो कहीं ना कहीं रिलीजन से जुड़ा हुआ है। इसको रिलीजन से अलग करने के लिए, क्योंकि कई देशों को दिक्कत थी इससे, रिलीजियस न्यूट्रल बनाने के लिए हमने नई टर्मिनोलॉजी शुरू की जिसको हम बोलते हैं BCE एंड CE। तो जो पहले की है, जहां पर जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, जिस साल में हुआ था, रखा उसी साल को, लेकिन उससे पहले के टाइम को हमने बोला बिफोर कॉमन एरा। क्या बोला? बिफोर कॉमन एरा। और उसके बाद को बोल दिया कॉमन एरा। तो ये रिलीजियस न्यूट्रल हो गया। अब यहां पे जीसस क्राइस्ट का कोई सवाल ही नहीं। क्लियर है? कोई डाउट है? अब ये कैसे है उसको भी हम देख लेते हैं, टाइमलाइन को। जो 0 वाला साल माना, उसको हमने मान लिया कि यहां पर टाइम शुरू हो गया जिस दिन जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, तो उसको हमने 0 मान लिया। उसको हमने क्या मान लिया? 0 मान लिया। उससे पहले है, जैसे मैथ में आपने पढ़ा होगा, एक टाइमलाइन चलता है। हम कैसे करते हैं मैथ में? 0, -1, -2, -3, -4 और इस साइड ऐसे ही चलते हैं। सेम टाइमलाइन हिस्ट्री में। अगर यहां पर मैंने बोला है जीसस क्राइस्ट का जन्म है, तो इससे पिछले वाले जो साल हैं वो उल्टे चलेंगे, नेगेटिव में चलेंगे। अगर मैं कहूं कोई भी साल है, मान लो 3 BC है,
3 बिफोर क्राइस्ट। तो उसका क्या मतलब हुआ? 0 से 3 साल पहले। अगर मुझे इसमें 1 साल बढ़ाना है तो मैं 4 BC पे नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा 2 BC, यानी कि मैं इधर आऊंगा, बढ़ता हुआ क्रम इस साइड है। अगर मुझे 1 साल बढ़ाना होगा तो मैं किधर आऊंगा? 2 BC पे। 2 साल बढ़ाने होंगे तो कहां से आऊंगा? 3 से 1 पे। मुझे माइनस करना और पीछे जाना है, तो 3 से मैं 5 पे जाऊंगा, 6 पे जाऊंगा, 7 पे जाऊंगा। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यहां से आगे तो कॉमन है ही, यहां से आगे कोई दिक्कत ही नहीं है। इससे आगे 0 से आगे 1 2 3, 2 के आगे 2 और बढ़ाने हैं तो 4 हो जाएगा। इसको हम एडी काउंट कर लेंगे, एनो डोमिनी। ये क्या हो जाएगा? एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब क्या होता है? इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, कि जब भगवान आ गए उनके साथ हम जी रहे हैं। ठीक है, तो यहां से आगे तो कोई दिक्कत है नहीं, पीछे वाले में दिक्कत आएगी कई बार। ठीक है, अब जो पीछे वाला है उसको हम बोल देंगे BCE। अगर हम उसको रिलीजन न्यूट्रल करना चाहें या सेक्युलर टर्म में जाएं तो क्या हो जाएगा? बिफोर कॉमन एरा। और वहीं 0 से आगे आएंगे तो क्या हो जाएगा? कॉमन एरा। पहले ही एक नाम होते हैं, जैसा भी कहते 2024 पहले ऐसे कहते थे कोई। पहले कब? पुराने टाइम पे। हाँ, जितने इंस्क्रिप्शन मिले उसमें ईयर के नाम मिले। उसके लिए हम पढ़ेंगे जब हम एंशिएंट में शका एरा पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे जब उस टाइम पे कौन सा सब ने अपने अपने एरा शुरू किए हैं, वो भी हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में। ठीक है, होते थे ईयर, सब अपने हिसाब से चलाते थे। कोई पर्टिकुलर डेट नहीं था उस टाइम। इंटरनेशनलाइजेशन था नहीं ना उस टाइम पे, सब राजा अलग अलग हिसाब से काम कर रहे थे। ये तो बाद में शुरू किया सब, जब वेस्टर्न लिटरेचर डेवलप हुई है, उन्होंने टाइमलाइंस डेवलप किए हैं, वो सब इंटरनेशनली फैलाई, उन्होंने प्रचार किया, तब जाके हमने उसको कॉमन मान लिया कि हाँ यही सब मानेंगे, और उसी को अब हमने रिलीजियस न्यूट्रल कर दिया। अब हमने उसको जीसस क्राइस्ट से हटा करके कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये टाइमलाइन अपने पास बना लो कॉपी में, क्योंकि ये टाइमलाइन आपको बहुत जगह मदद करेगी, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी। कहीं पे AD लिखा होगा, कहीं BCE लिखा होगा, कहीं CE लिखा होगा, तो इसीलिए यहां पर आप BC और BCE लिखो, यहां पर AD और CE लिख लो। ये टाइमलाइन बना लो। कोई चीज जो समझ में ना आए बीच में पूछ लेना। अगर मैं कहूं 3 BCE से 5 साल आगे जाना है तो कहां पहुंचेंगे? 280। ठीक है, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। फुल फॉर्म भी लिख लेना सबकी। बिफोर कॉमन एरा BCE, CE होता है कॉमन एरा। BC बिफोर क्राइस्ट, AD एनो डोमिनी। हमारी NCERTs ने इन सब से भी आगे जाकर के वो इन सबको नहीं लिखती। हमारी NCERT आज के टाइम से कैलकुलेट करती है कि आज से 2500 साल पहले, ठीक है, आज से 3000 साल पहले। तो हमारी NCERTs ने थोड़ा सा अपने आप को और ज़्यादा इवॉल्व करके वो आज से कंपेयर करती है हर चीज़ को। ठीक है, तो NCERTs की जो टाइमलाइन है वो आज से कंपेयर्ड है। आज से 2500 साल पहले क्या हुआ, आज से 4000 साल पहले क्या हुआ, आज से 5000 साल पहले क्या हुआ। ठीक है, और जनरली आपको अगर हम स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये सिस्टम मिलेगा। ठीक है, तो हर बुक में अगर कुछ भी मिल रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ से कैलकुलेट कर रहा है। तो एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग वहाँ पता होनी चाहिए, ताकि ईयर को देखे कंफ्यूजन ना हो ये कब की बात कर रहा है। ठीक है, हो गया, आगे चलें। अब हम थोड़ा सा इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे। इंडियन हिस्ट्री को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो हम पढ़ेंगे। इंडियन हिस्ट्री को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं।
कौन कौन से पार्ट्स हैं? सबसे पहला एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, सबसे पहला आएगा उसके बाद क्या है बताओ? पढ़ा हुआ है, 7th क्लास में पढ़ा है, मेडिवल हिस्ट्री, एग्जैक्टली। उसके बाद एग्जैक्टली और उसके बाद हमारी इंडियन हिस्ट्री को हम 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं: एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। ये डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हैं हम? उसके पीछे भी कुछ रीजन होना चाहिए। ये डिफरेंशिएशन का रीजन क्या है? कैसे कर रहे हैं हम और कब से कर रहे हैं? क्या चेंजेस आए वो पता होने से। चेंज आ रहा है तभी तो हमने उसको एंशिएंट से मेडिवल बोला। क्या चेंज आया ऐसा? मेडिवल से हमने मॉडर्न क्यों बोला उसको? पोस्ट इंडिपेंडेंस तो सब बता देंगे, ठीक है। बेसिक कंफ्यूजन होगा इसमें। एंशिएंट से मेडिवल कैसे आ रहा है और मेडिवल से मॉडर्न कैसे पहुंच रहे हैं, ये हमें पता करना है। अब जो 6th क्लास में आपने हिस्ट्री पढ़ी वो ये थी, जो 6th क्लास में आपने हिस्ट्री पढ़ी है वो ये है। जो 7th क्लास में आपने हिस्ट्री पढ़ी वो ये थी, और जो 8th क्लास में आपने हिस्ट्री पढ़ी वो ये थी। नाइन्थ और 10th में आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है, जो 5वां हिस्सा है। ये इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री में आप 6ठी, 7वीं, 8वीं में पढ़ के आ चुके हैं। 9th, 10th में आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है। 10th में थोड़ा बहुत वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ मॉडर्न हिस्ट्री को कंबाइन करके पढ़ा है। अभी हम 11th, 12th में पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसको भी हमें पढ़ना है। एंशिएंट हिस्ट्री लाखों साल पहले से लेकर के कब तक मानी जाती है? कब तक? अप्रोक्सीमेटली 1206। अगर हम एग्जैक्टली जाएं तो 1206 तक। 1206 क्या है? एडी, या फिर इसको हम लिखेंगे सीई। अभी हम इसको रिलीजन न्यूट्रल बनाते हैं, इसको हम सी लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री कब से शुरू होगी? कब से? मॉडर्न हिस्ट्री बता रहा हूं, ये कब एंड हो रही है और मॉडर्न हिस्ट्री कब शुरू हो रही है? सेंचुरी तो अलग होगी। सेंचुरी का कॉन्सेप्ट भी वही बताऊंगा थोड़ी देर में। वो कॉन्सेप्ट भी बताना है कि सेंचुरी कैसे कैलकुलेट करते हैं। नहीं, इसको अलग अलग जगह अलग अलग दिन से काउंट किया जाता है। ऐसे ही मेडिवल को भी किया जाता है, लेकिन जनरली हम 1206 मानते हैं। इसको हम 1707 मानते हैं। कई जगह 1757 भी लिखा होगा, ये दोनों ही है, ठीक है। अदरवाइज 1707 लेके चलते हैं। और पोस्ट इंडिपेंडेंस कब से? 1947। ये एक टाइमलाइन है। हमें एक टाइमलाइन दिमाग में रेडी होनी चाहिए। जब हम बात कर रहे हैं तो किस पीरियड की बात कर रहे हैं? मेडिवल बात कर रहे हैं तो कौन सा पीरियड है? तो 1206 से 1707 की बात कर रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, कब से कब तक की बात कर रहे हैं? 1707 से 1947 की बात करते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं तो कौन सी बात कर रहे हैं? 1947 के बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री में जब हम शुरू करेंगे स्टोन एज से शुरू करेंगे। कहां से शुरू करेंगे? स्टोन एज। इसको जनरली 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक हमारा
812 नहीं, 712 इसको लिखेंगे। CE या फिर 712 AD। इस टाइम पे मोहम्मद बिन कासिम एक अरब ट्रैवलर था जिसने इन्वेड किया था इंडिया को, ठीक है। यहां से लेकर के 1206 तक इसको हम प्री मेडिवल पीरियड भी बोलते हैं। कई जगह पे हम इसको प्री मेडिवल पीरियड भी बोलते हैं, एंशिएंट से अलग करने के लिए। अदरवाइज जनरली यहीं से बोलते हैं कि मेडिवल पीरियड यहां से शुरू हुआ, क्योंकि वो चेंजेस जो यहां पर आए थे, यहां से वो चेंजेस आने की शुरुआत हो गई थी। यहां से वो चेंजेस आने की शुरुआत हो गई थी, इसलिए उसको प्री मेडिवल पीरियड भी बोला जाता है। चेंजेस क्या थे अभी बात करेंगे, ठीक है। एंशिएंट पीरियड में एस्टेब्लिश हुए सोसाइटीज, अर्बन एरियाज, रूलर्स सब एस्टेब्लिश होने शुरू हुए, ठीक है। यहां से यहां पर अगर हम डिफरेंस देखें, क्या डिफरेंस दिखाई देगा? एंशिएंट में फ्यूडलिज्म बहुत ज्यादा था, राजा अलग अलग जगह बटे हुए थे इधर उधर, ठीक है। बहुत सारा, अगर हम कहें कि फ्रेगमेंटेशन बहुत था सोसाइटी में, फ्रेगमेंटेशन बहुत था सोसाइटी में। लेकिन जब हम 1206 के बाद करें, इसके बाद एक दिल्ली एक ऐसी सीट बन गई जहां से पूरे इंडिया को कंट्रोल किया जाने लगा। रिलीजन बेस्ड रूलर्स इंडिया में आ चुके थे। दिल्ली सल्तनत जो हम कहते हैं, जिसे हम दिल्ली हिंदी में दिल्ली सल्तनत भी कह देते हैं, उसकी शुरुआत 1206 से हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक जो हमारे 1206 में आकर के गद्दी पे बैठे थे, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत यहां से होती है। और उसके बाद मुगल रूलर्स भी इसी में आएंगे, उसके बाद मुगल रूलर्स भी इसी में आएंगे। और फिर उसके बाद 1707 किस लिए इंपॉर्टेंट है? औरंगजेब, लास्ट मुगल रूलर नहीं कहेंगे, लास्ट एम्परर भी कह सकते हैं, या फिर वो एम्परर जिसके हाथ में सत्ता थी, जिसके हाथ में पावर थी। इसके बाद जितने भी मुगल एम्परर्स आए थे, वो कहीं ना कहीं किसी के हाथ की कठपुतली बन के काम करते रहे। वो बहुत वीक थे, वो अपने आप शासन नहीं चला रहे थे, उनसे चलवाया जा रहा था। तो मेन एम्परर का अगर हम देखें कहां तक था? औरंगजेब। और यहीं से हम कहेंगे कि इंडिया में फॉरेनर्स जो हैं उनका दबदबा बढ़ने लग गया, उनका दबदबा बढ़ने लग गया। हमारे यहां पर ब्रिटिशर्स आ गए थे, अब ये आ गए, इनको चेंज करके ये भी फॉरेनर्स थे, ये भी फॉरेनर्स थे। तो यहां पे मॉडर्न क्यों बोल दिया इसको? एम्परर नहीं थे, ये ट्रेडर्स थे। लेकिन ट्रेडर्स भी आए। एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो आया, ये इससे पहले जितने आ रहे थे वो इंडिया में आकर के इंडिया में बस रहे थे। इससे पहले जितने आ रहे थे वो इंडिया में आके इंडिया का पार्ट बन रहे थे। लेकिन यहां से आने के बाद इन्होंने इंडिया का पार्ट नहीं बने, ये यहां से वापस गए। इनके दिमाग में कभी था ही नहीं कि हम इंडिया जाएंगे और वहां बसेंगे। ये यहां के सोसाइटी का कभी पार्ट ही नहीं बने। लेकिन इससे पहले जितने हैं वो सब इंडियन सोसाइटी का पार्ट बने। और आज की जो हमें सोसाइटी दिखाई देती है उसमें इन सब का हिस्सा हमें कहीं ना कहीं दिखाई देगा। पर्दा सिस्टम हमें दिखाई देता है, तंबाकू का सेवन दिखाई देता है। हर चीज अगर हम देखें तो हमारी पास से जुड़ी हुई है। कभी ना कभी किसी ने उसको वहां पर इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। तो हिस्ट्री में बेसिकली हम इस टाइमलाइन के ऊपर बात करेंगे, जहां पर हमारी 11th क्लास में एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड हिस्ट्री दी हुई है। वो वर्ल्ड हिस्ट्री आपके आगे कहीं काम नहीं आने वाली, वो हिस्सा है। उसके लास्ट के जो 4-5 चैप्टर हैं वो हमारे काम आएंगे, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके अलावा जो हिस्ट्री है उसको हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे, क्योंकि हमारे काम का जितना हम उसको उसमें से उतना निकालेंगे। अदरवाइज हमको +2 में ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है और ये भी पढ़ना है, उस टाइम पे ज्यादा हो जाएगा।
तो इसीलिए इसको हम 11th में पढ़ा देंगे आप। ये जो एनसीईआरटी है इसको हम 11th में आपको पढ़ाएंगे, जो बेसिकली आपके 12th के करिकुलम का एक पार्ट होगा। ठीक है, 11th में एनसीईआरटी सिर्फ एक है, 12th में 3 है, हिस्ट्री 3 है। तो इसीलिए हम वहां से वजन कम करके आपको 11th में बढ़ाएंगे, क्योंकि 11th में सिर्फ एक है और वो भी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, उसके लास्ट के 3-4 चैप्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। पढ़ाएंगे सारी, लेकिन सिर्फ 3-4 के ऊपर हम ज्यादा ध्यान देंगे, जो हर जगह पूछी जाती है। इवन +2 के बाद के जो एग्जाम्स हैं उसमें भी जो शुरू के चैप्टर्स उसका कोई योगदान नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, लेकिन सिर्फ पता होना चाहिए, इसलिए हम उसको बताएंगे कि उसके अंदर क्या चीज है। ठीक है, तो हम एंशिएंट से शुरुआत करेंगे हमारी हिस्ट्री की, और एंशिएंट में स्टोन एज से शुरुआत करेंगे, और धीरे धीरे कैसे जन आए, जन से जनपद बने, जनपद से महाजनपद बने, कैसे अर्बन स्टेट डेवलप हुए, कैसे रूलर्स आए, और उसके बाद अलग अलग डायनेस्टीज। कौन सी है? हर्णक्य बोलते हैं ना, जो पहली डायनेस्टी बनी थी। हरियंक भी बोल देते हैं उसे कई जगह। ठीक है, उस डायनेस्टी से शुरू करके उसके बाद आपकी शिशुनाग वाली आएगी, फिर नंद आएगी, फिर उसके बाद अशोका वाली मौर्यन डायनेस्टी आएगी। ठीक है, उसके बाद फिर फॉरेन इन्वेजन्स पढ़ेंगे, उसके दौरान कैसे ग्रीक इन्वेजन हुए थे, कैसे अलेक्जेंडर उस टाइम पे आया था, और फिर उसके बाद कनिष्क पढ़ेंगे, जो हमारे अरब रूलर्स या फिर जो हमारे मिडल ईस्ट वाले जो एरिया वाले से जो आए थे, उन सबको पढ़ेंगे कैसे इधर आए थे, और फिर धीरे धीरे गुप्ता एम्पायर का एस्टेब्लिश होते हुए देखेंगे। गुप्ता एम्पायर को गोल्डन पीरियड बोला जाता है इंडियन एंशिएंट पास्ट का। कैसे वो गोल्डन पीरियड था वो भी हम पढ़ेंगे, और फिर गुप्ता पीरियड जाने के बाद कोई भी अपने आप को एस्टेब्लिश नहीं कर पाया इतने बड़े लेवल पे, बहुत ही एक फ्यूडल सिस्टम बन गया, छोटे छोटे राजा बहुत सारे पनपने लगे, राजपूत कैसे उदय हुए, तो राजपूत स्टेट्स पढ़ेंगे हम फिर वहां पर, और फिर जब वो चले जाएंगे फिर हमारी मेडिवल हिस्ट्री शुरू हो जाएगी। कुतुबुद्दीन ऐबक के आने के बाद से फिर से एक राजा बनेगा जो पूरे इंडिया पे राज करना शुरू करेगा, और धीरे धीरे उस पावर को बढ़ाता चला जाएगा। और फिर वहां से हम मेडिवल हिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल रूलर्स, और मुगल रूलर्स के बाद ब्रिटिशर्स। ठीक है, ये हिस्ट्री हमें पढ़नी है। क्लियर है? एक टाइमलाइन दिमाग में बैठा के रखना है, कि छोटी सी टाइमलाइन आपके दिमाग में होनी चाहिए हमेशा। ठीक है, और ये जो पहले वाली टाइमलाइन है एंशिएंट हिस्ट्री की, ये हम शुरू करेंगे। अभी एक सेंचुरी का कॉन्सेप्ट है जो हमें पढ़ना है। ठीक है, हमने बोला 21st सेंचुरी, ये क्या मतलब है इसका? मतलब क्या है? कब से कब तक की बात है? 2000 से 2100। 18th सेंचुरी बताओ तो। 1700 ठीक है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसको 0 से शुरू कर। हमने शुरू करना है बर्थ ऑफ क्राइस्ट से, 0 से। 0 से लेके जो पहला साल था वो थी हमारी पहली सेंचुरी, पहला शतक लगाया, दैट वाज फर्स्ट सेंचुरी। उसके बाद सेकंड आएगी, कब से? ये कब तक है? हमेशा हम पिछले वाला काउंट कर रहे हैं। 17th सेंचुरी अब मैं बोलूंगा तो यहाँ पे अब अंदाजा आ जाएगा कहां से होगा। 1601 से यहाँ पे वो सेंचुरी आनी चाहिए। 21st सेंचुरी मतलब 2100 तक, 19th सेंचुरी मतलब 1900 तक,
उससे पिछले के 100 साल। ठीक है, ये सेंचुरी का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। अब मैं कहूं इससे पीछे चलते हैं, ये आपका बर्थ ऑफ क्राइस्ट है, यहां से 100 किया तो फर्स्ट सेंचुरी हो गई, फर्स्ट सेंचुरी सीई इन कॉमन एरा। ठीक है, अगर मैं इसके पीछे जाऊं तो यहां पे भी 100 आएगा। इस सेंचुरी को क्या बोलूंगा मैं? फर्स्ट सेंचुरी BCE। ठीक है, यहां हो जाएगी फर्स्ट सेंचुरी BCE सेंचुरी। अगर मैं कहूं थर्ड सेंचुरी BCE बताओ तो बता पाओगे? 200, 300 BCE। कहां से? 200 BCE से नहीं, यहाँ पे जो सेंचुरी है वहां से शुरू करो 300 और माइनस में आओ 300 300 से 201 BCE तक। यहाँ पे अगर मैं थर्ड बोल रहा हूं तो थर्ड से शुरू करो। वहां एंड कर रहे हो, यहां शुरू करना उसको। ठीक है, अगर मैं कहूं आपको बतानी है 6th सेंचुरी BCE, 600 से 600 से 500 ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको इसमें पता होना चाहिए सेंचुरी वाला। ठीक है, ये बहुत बेसिक से टर्म्स थे जो हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो एक हिस्ट्री बच गई वो है वर्ल्ड हिस्ट्री, जो हम अलग से पढ़ेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री में जो हमारा 11th में दिया हुआ वो बेसिकली एंशिएंट सिविलाइजेशन से लेके मॉडर्न तक का पूरा पीरियड दिया हुआ है। लेकिन जो एग्जाम्स में या फिर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, जो हमें आगे भी बहुत मदद करेगा अलग अलग एग्जाम्स में, वो कौन सा पीरियड है वो हम जान लेते हैं। वो पीरियड है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, मॉडर्नाइजेशन का, चेंजेस आने का, जो बहुत बड़े चेंजेस हमारी सोसाइटी में लेके आया, रेनेसा का, और उसके बाद पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशंस। इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगा, रेनेसा आएगा, उसके बाद रिवॉल्यूशंस होते हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, ये सारे रिवॉल्यूशंस उसमें पढ़ने हैं। और फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ UN एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ये हमें वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ना है। ठीक है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री का एक कॉमन सा अगर हम कहें तो ये सिलेबस है जो हमें हर जगह मदद करता है। इससे पहले का बहुत कम ही कहीं पूछा जाता है। पूछा जाता है कौन सा? जो इंडियन एंशिएंट पास्ट से जो जुड़ा हुआ वर्ल्ड हिस्ट्री है, सिर्फ वो पढ़ना है। जैसे हम इंडिया में अगर हम कहें कि हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करते हैं एंशिएंट में, क्या है हड़प्पन सिविलाइजेशन? पता है? हाँ, उसको दूसरा नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली के अराउंड आज से करीबन कितने साल पहले? 5000 साल पहले। आज से करीबन 5000 साल पहले। और BCE में बात करें तो मैंने बोला आज से 5000 साल पहले। तो अगर यहां पर 0 है कहीं पे, 0 से आगे हम आगे कहां आ चुके हैं? 2000 आ चुके हैं ना, आगे 2000 साल आगे आ चुके हैं। तो इससे पहले के भी 3000, तभी तो 5000 होगा ना मिला करके। तो अप्रोक्सीमेटली मैं 3000 BC की बात कर रहा हूं। इस टाइम पे इंडस वैली के आसपास एक सोसाइटी डेवलप हुई थी, अर्बन सोसाइटी डेवलप हुई थी, जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। ये हड़प्पन सिविलाइजेशन अलग अलग सिविलाइजेशन से ट्रेड भी कर रहे थे। वो सिविलाइजेशन और कहीं बसी हुई थी, तो उनमें जिनके नाम आएंगे वो भी हमें पढ़नी पड़ेंगी। तो इसीलिए हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री में एंशिएंट सिविलाइजेशन वो काम किए हैं जो हमसे किसी न किसी तरीके से कनेक्टेड होंगी, जिसमें हम एक मेसोपोटामिया वाली पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से 2-3 हम वर्ल्ड हिस्ट्री में हमारी 11th वाली में पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा स्ट्रेस देके उसे नहीं पढ़ना है। उसके अलावा जितनी हिस्ट्री होगी हम उसको पढ़ेंगे कि कोई भी चीज क्यों हो रही है।
ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमें हमारी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़नी। एंशिएंट हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे स्टोन एज से। स्टोन एज के बाद हम क्या लेके आएंगे? अर्बन सिविलाइजेशन। कौन सी थी? हड़प्पन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद हम चलेंगे तो वैदिक एज। इस वैदिक एज को हम दो हिस्सों में बांटेंगे। हमारी एक तो वैदिक एज होगी और उसके बाद की लेटर वैदिक एज। और फिर उसके बाद महाजनपदाज। उसके बाद फॉरेन इन्वेजन्स, कनिष्क वाला। आपने पहले पढ़ी है तो इसलिए नए नए लग रहे होंगे वर्ड, है ना? कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं, मैं इसको बता के रहा हूं। हम चेंजेस पढ़ेंगे। कैसे चेंजेस पढ़ेंगे? यहां पर सोसाइटी कैसी थी? कैसी थी? यहां पर हर्डर्स थे, हंटर्स थे, जो पशुओं को मार के खाते थे, इधर उधर घूमते रहते थे। यहां वो लोग थे। धीरे धीरे एग्रीकल्चर का डेवलप होगा। एग्रीकल्चर का डेवलप होगा तो सोसाइटी डेवलप होनी शुरू होगी। सोसाइटी डेवलप शुरू होगी तो सिविलाइजेशन आएगी, और वो सिविलाइजेशन हमें यहां आती हुई दिखाई देगी। और ये थी अर्बन सिविलाइजेशन। सिटीज बन गई थी। अब अर्बन कैसे और रूरल कैसे, वो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? जहां पर इकोनॉमी में 75% से कम हिस्सा या 25% से कम हिस्सा एग्रीकल्चर का हो तो वो अर्बन सोसाइटी हो जाती है। अगर 25% से ज्यादा, यानी कि ज्यादातर सोसाइटी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, तो वो रूरल है। अगर इकोनॉमी एग्रीकल्चर के अलावा बाकी चीजों से चल रही है तो वो अर्बन है। जैसे रोहतक शहर, रोहतक में एग्रीकल्चर डिपेंडेंट बहुत कम लोग हो गए। वहीं गांव में चले जाओ तो वहां पर ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसलिए वो रूरल है, इसलिए वो रूरल है और ये अर्बन है। क्लियर है? तो रूरल और अर्बन में बेसिक सा डिफरेंस होता है। जहां पे एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाए, यानी वो अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। क्लियर है? तो यहां पर एग्रीकल्चर डेवलप होनी शुरू हुई, लेकिन धीरे धीरे हमने और मोड्स भी डेवलप कर लिए ट्रेड के। यहां पर ट्रेड भी हो गया था शुरू, तो इसीलिए अर्बन सिविलाइजेशन थी। एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंसी कम थी। फिर हम इससे आगे बढ़ेंगे, फिर से हम रूरल में पहुंचेंगे। वैदिक सिविलाइजेशन या फिर वैदिक पीरियड, रूरल अगर हम कहें तो ये लोग कहां रह रहे थे? रूरल एरियाज में रह रहे थे। ठीक है? इसमें भी जब हम पढ़ेंगे तो वैदिक और लेटर वैदिक में हमें दोनों में डिफरेंस दिखाई देगा। यहां पे वैदिक में जो लोग थे, जो सोसाइटीज थी, इन सोसाइटीज को बोला गया जना। ये लोग सेटल्ड हो गए थे गांव में, छोटी छोटी सोसाइटीज बनी थी, और वही सोसाइटी बाद में बड़ी सोसाइटी का रूप ले लेती हैं, जिसको हमने लेटर वैदिक पीरियड में बोला जनपदा। सोसाइटी चेंज है, जन से जनपद पहुंच गए, क्योंकि सोसाइटी बड़ी बन गई है। अब वही बड़ी सोसाइटी एक बड़े एम्पायर के रूप में रूप ले लेती है, बहुत बड़ी सोसाइटी बन जाती है, उसको हम बोल देंगे महाजनपदा। जहां पर हम मगध का राइज देखेंगे, राइज ऑफ मगध। 16 महाजनपद की बात की गई है। 16 महाजनपद हम उस टाइम पे पढ़ेंगे। 16 ऐसे बड़े बड़े स्टेट डेवलप हो गए थे। उनमें से जो सबसे लीडिंग था मगध, जहां पर मौर्यन डायनेस्टी बनती हुई दिखाई देगी। उस मगध को राइज को हम यहां पढ़ेंगे, महाजनपद पढ़ा। ठीक है? अब यहां पर रिलीजन को अगर हम देखें तो रिलीजन के बारे में बहुत ज्यादा हमें पता नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कुछ मिला नहीं है। यहां पर रिलीजन अगर हम देखें तो कौन सा था? सनातन। यहां पर नेचर को पूजते थे, लेकिन यही रिलीजन जब वैदिक से लेटर वैदिक में गया, यहां पर रिचुअल्स का डेवलपमेंट होगा।
यहां पर ब्राह्मणिकल सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा, यहां ब्राह्मणिज्म का डेवलपमेंट होगा, कि सोसाइटी में वर्ना सिस्टम का डेवलपमेंट होगा, कि ब्राह्मण ऊपर हैं, वही सारे रिचुअल्स करेंगे। और जब रिलीजन में इस तरीके से चेंजेस आएंगे, तब कुछ सोसाइटी का ऐसा पार्ट होगा जो उस ब्राह्मण्स के खिलाफ आएगा, और उस ब्राह्मण्स के खिलाफ या ब्राह्मणिज्म के खिलाफ जो सोसाइटी का पार्ट आता हुआ दिखाई देगा, वो आपको इसके दौरान दिखाई देगा। उसी को हम बुद्धिज्म पढ़ेंगे और जैनिज्म पढ़ेंगे। क्योंकि वो उसके अगेंस्ट थे, ब्राह्मणिज्म के। जो रिचुअल्स उन्होंने बना दिए थे, इतने मुश्किल बना दिए थे, जो ऑप्रेसिव थे बाकी लोगों के लिए, बाकी लोगों को दबाने का काम कर रहे थे। तो इसीलिए कोई ना कोई चेंज तो आएगा। वो चेंज आया बुद्धिज्म और जैनिज्म के रूप में। तो इस तरीके से हम चेंज पढ़ते हुए चलेंगे यहां से, कि क्या क्या चेंज आ रहे हैं। वो चेंज हमें कहां कहां पढ़ने हैं? वो चेंज हमें पॉलिटी में पढ़ने हैं, पॉलिटी में क्या चेंज आ रहा है, किस तरह की शासन व्यवस्था वहां पर है, किस तरह का गवर्नेंस सिस्टम है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चेंज आ रहा है, उसका शासन कैसे चल रहा है, और उससे सोसाइटी में क्या चेंज आया, और उस दौरान रिलीजन पे क्या फर्क पड़ रहा है, उसी दौरान आर्ट एंड क्राफ्ट पे क्या फर्क पड़ रहा है। ये सारे चेंजेस हमें पढ़ने हैं, और हर एक को हम हर एंगल से पढ़ेंगे। मौर्यन डायनेस्टी पढ़ेंगे तो मौर्यन डायनेस्टी के दौरान सोसाइटी कैसी थी, उसकी पॉलिटी कैसी थी, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था, और उस टाइम पे क्या आर्ट एंड क्राफ्ट डेवलप हो रहा था। ये सारी चीजें हमें एक साथ पढ़नी है, और जब हम इन चीजों को मिक्स करके पढ़ेंगे, तब हमें उस चीज का ओवरऑल हमें एक सिनेरियो पता लगेगा कि उस टाइम पे चल क्या रहा था सोसाइटी में। और जब हम नेक्स्ट सोसाइटी पढ़ेंगे, तब हम चेंजेस को जान पाएंगे कि नेक्स्ट सोसाइटी में चेंजेस क्या है, पॉलिटिकल चेंज क्या थे, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज क्या थे, सोसाइटल चेंज क्या थे, रिलीजियस चेंज क्या थे, आर्ट एंड क्राफ्ट में क्या चेंज आए। और जब हम इन चेंजेस को जान पाएंगे, तो वो हिस्ट्री हमारे लिए इजी हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। तो हिस्ट्री को समझना है तो हमें चेंजेस समझने पड़ेंगे, वो चेंजेस आ क्या रहे हैं और वो चेंजेस आ क्यों रहे हैं। दोनों ही, वाई एंड व्हाट, ये दो रीजंस हमें जानने पड़ेंगे, और इन्हीं रीजंस को चेंज कैसे आ रहा है वो हम पढ़ते चलेंगे धीरे धीरे। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट आएगा? बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ी आज, बहुत सारी चीजें छठी क्लास के बाद आज सुनी होंगी, है ना? कोई बात नहीं, धीरे धीरे जब हम पढ़ेंगे तो वो बहुत बार रिपीट होंगी और धीरे धीरे दिमाग में बस जाएंगी। ठीक है, तो ये कुछ पैटर्न रहेगा हमारा पढ़ने का, कि हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे कैसे, हर एक रीजन जानने की कोशिश करेंगे कि कोई चेंज आ रहा है तो क्यों आ रहा है। और मैं चाहता हूं वो क्वेश्चन आप लगाएं कि व्हाई दिस चेंज। वो खुद से एक बार सोचने की कोशिश करें कि क्यों आ रहा है। ठीक है, तो करोगे कोशिश? चलो देखेंगे कैसे। ठीक, तो हम देखेंगे जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, मैंने बोला अर्बन सिविलाइजेशन थी, कैसे थी, क्यों थी? तो पहला रीजन, एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी कम थी, ट्रेड बढ़ चुका था। अब इसके आगे क्वेश्चन लगाओ कि ट्रेड बढ़ा क्यों, वो सोसाइटी अर्बन क्यों थी, ट्रेड क्यों बढ़ा था, एग्रीकल्चर का उतना इंपॉर्टेंस कम क्यों हुआ? क्वेश्चन लगाओगे आपको पता लगेगा कि उनका जो सोसाइटल डिपेंडेंसी थी, वो बसे हुए कहां पर थे? वो थे नदियों के सहारे, रिवर्स के आसपास पे, और रिवर्स के आसपास बहुत ज्यादा उपजाऊ जमीन होती है। और जब उपजाऊ जमीन होगी तो वो सिर्फ उतना नहीं कमाएंगे जितना उन्हें खाना है, वो एक्स्ट्रा उगा पाएंगे। और जब एक्स्ट्रा उगाएंगे तो सरप्लस का करेंगे क्या? उससे ट्रेड करेंगे, वो सरप्लस से ट्रेड होगा, और जो सरप्लस से ट्रेड होगा, ये ट्रेड धीरे धीरे बाकी चीजों पे भी डेवलप होगा, बाकी चीजों का भी ट्रेड होना शुरू होगा, और यही ट्रेड उन्हें अर्बन सिविलाइजेशन बनाएगा।
ठीक है, हर चीज को क्वेश्चन करके, हर चीज का रीजन जान करके जब हम पढ़ेंगे तो वो चीज हमें समझ में आएगी कि यहाँ पर ये क्यों हुआ। ठीक है, ये हमें हिस्ट्री में पढ़ना है। ठीक है, तो आज कुछ बेसिक से इंफॉर्मेशन थी, हमें क्या पढ़ना है, हिस्ट्री क्यों पढ़ना है, क्यों जरूरी है, ये हमें जानना था। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। टाइमलाइंस में डिफरेंस पता लगा, एसी, एडी, बीसी, बीसी और सी, सेंचुरीज, हिस्ट्री क्या होती है, पता लग गया। ठीक है, तो इसी के साथ हमने नेक्स्ट क्लास करेंगे हिस्ट्री की, तो एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस से उठाएंगे कि सिलेबस में पढ़ना क्या क्या है और उसकी शुरुआत करेंगे, स्टोन एज से चलेंगे। पहले हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के भी कुछ हिस्से होते हैं जिसे हम प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो ये वर्ड क्या है हम फर्स्ट क्लास में देखेंगे, जो हमारी हिस्ट्री की होगी। आज सिर्फ इंट्रोडक्टरी थी कि बेसिकली हमें पढ़ना क्या और कैसे। ठीक है, चलो कल मिलेंगे। आप आज के लिए इतना।